आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। स्टेट अभ्यर्थियों के हंगामे पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। अभ्यर्थियों को कुछ लोग कर रहे हैं गुमराह, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। स्टेट पास सभी लोग आवेदन के लिए हकदार हैं, पात्रता की मेरिट लिस्ट नियुक्ति का नहीं। इस बात को समझना होगा, किसी के बहकावे में ना आए अभ्यर्थी, ये कहना है शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी के बहकावे में ना आए अभ्यर्थी। नियोजन इकाइयां मेरिट लिस्ट बनाएंगी, 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में ये पात्र होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर। हमको लगता है कि या तो वो किसी गलतफहमी के शिकार हो गए या फिर किसी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी की बात मानने या नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। और जो लोग STET परीक्षा पास किए हैं, जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं, वो सब लोग अगली नियुक्ति के लिए आवेदन देने के हकदार हैं। तो किसी की हकदारी या किसी का हक मारा तो नहीं जा रहा है। जहाँ तक मेरिट लिस्ट की बात है, तो कोई परीक्षा होती है तो मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये तो पात्रता परीक्षा का मेरिट लिस्ट था, ये कोई नियुक्ति की परीक्षा नहीं थी या नियुक्ति हेतु मेरिट लिस्ट नहीं था। मेरे ख्याल से ये सभी अभ्यर्थी अच्छे तरीके से समझते हैं कि इनकी नियुक्ति होगी जब 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होगी, 7वें चरण की प्रारंभ होगी। दरअसल आज पटना में स्टेट के अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने जा रहे थे। इसी बीच इको पार्क के पास पुलिस ने उन्हें रोका। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी की है। लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थी वहां से हटने के लिए मजबूर हुए। तो 2 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। इको पार्क के पास शिक्षा मंत्री का आवास घेरने की तैयारी थी और पहली जो तस्वीर है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि समझाने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से। ये कहा गया कि आप घेराव नहीं करिए, विरोध जताने का और भी तरीका है, लेकिन जब वो अभ्यर्थी नहीं माने उसके बाद उन पर लाठीचार्ज की गई। बेतिया से खबर है, जहां 4 धुर जमीन के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 के बढ़ई टोला का मामला है, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला किया गया। पूरा मोहल्ला कई घंटों तक रणक्षेत्र में तब्दील रहा। बताया जा रहा है कि बढ़ई टोला के अमलेश प्रसाद ने 4 धुर जमीन मोहल्ले की एक महिला से खरीदी थी, लेकिन 2 साल बाद जमीन बेचने वाली महिला के नाती ने जमीन पर दावेदारी ठोक दी। अमलेश प्रसाद का आरोप है कि 2 दिन पहले उनके बेटे की गाड़ी रोककर उनसे मारपीट की गई थी और आज घर में घुसकर हमला किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि हमला उन्होंने नहीं बल्कि अमलेश के घर वालों ने किया है और इस झड़प में दोनों पक्ष से 2 लोग घायल हैं, जिनका इलाज GMCH में चल रहा है। पूरे मामले पर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, क्योंकि मारपीट के बाद जब अमलेश प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई तो मौके से 4 युवकों को हिरासत में लिया गया, लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है, जिसके बाद अस्पताल में एक बार फिर दूसरे पक्ष ने अमलेश प्रसाद पर हमला किया। नगर थाने में दोनों पक्ष की तरफ से आवेदन दिए गए हैं और अमलेश प्रसाद ने कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब विवाद बढ़ गया है। 2 साल पहले वो एक जमीन है जिस हिस्सेदार से हम लोग लिखा लिए थे, ये लोग कह रहा है कि जमीन हम लोग को दे दो। झगड़ा उसी कारण से हुआ और 2 साल पहले हम लोग लिखाए हुए हैं और आज 2 साल बाद ये लोग उसको चाह रहा है कि हम लोगों को मिल जाए। और इधर अमलेश प्रसाद की पत्नी ने कहा कि घर में घुसकर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला किया। का भइल, घर में हम रहनी, बाहर से अभी निकल के मैंने रूम में दुआरी पर से घर में जात रहनी, तले ढुक के लाठी से लगल से आड़ा धड़ मारे।
आ ओकरा बाद हम निकल के बाहर आनी तले भाग गइल सब, भाग के फिर उनमें से ईंटा पत्थर लागल चले, सारा मर्द मेहरारू सारा दौड़ दौड़ के गेट बंद करके हम लुका गइनी। और इधर दूसरे पक्ष के मिथिलेश कुमार का कहना है कि हमला अमलेश के परिजनों ने किया और वो बार बार धौंस दिखाते हैं क्योंकि अमलेश का बेटा एसएसबी में है। 8 आदमी मारा सब, आगे उल्लू स्टार्ट किया, हमको मारा यहाँ पे पथरी गार्ड घेर कर, बंदूक दिखा कर, ठीक गाड़ी था 4 से, ठीक था 4 व्हीलर था, रुकवा कर ड्राइवर से मारा। यहाँ पे चीना भी है। इधर बांका में भी भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में 4 लोग जख्मी हो गए। सदर अनुमंडल के अमरपुर थाने के गोपालपुर की घटना है। संजय चौधरी पर अनुज चौधरी की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और इंसाफ की मांग की गई है। शराबबंदी के बाद और कोरोना काल के दौरान युवाओं में स्मैक और हेरोइन जैसे नशे का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। कटिहार के साथ साथ सीमांचल के युवा इस नशे की जद में हैं। कटिहार नशा मुक्ति केंद्र के काउंसलर और इसके नोडल अधिकारी का कहना है कि इसी तरीके से अगर युवाओं में इस नशा का क्रेज बढ़ता रहा तो समाज के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। बिहार में शराबबंदी के बाद कई अल्टरनेट नशा समाज में एक बार फिर हावी होने लगा है। नज़ारा कटिहार के नशा मुक्ति केंद्र का है। जो आपको बताते चलते हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र का जो रिकॉर्ड है उसमें पिछले कुछ दिनों से देखा यह जा रहा है, खासकर युवा पीढ़ी में स्मैक और हेरोइन जैसा नशा का ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। इसको लेकर विभाग भी काफ़ी चिंतित है। क्या है इसका रोकथाम और क्या कर रहा है नशा मुक्ति केंद्र, इसके लिए हमारे साथ नोडल पदाधिकारी है। आइए बात करते हैं। सर, युवा पीढ़ियों में अचानक शराबबंदी के बाद एक नया लत देखा जा रहा है। हाँ, ये खास करके मतलब 15-16 साल से लेकर 25 साल के बीच के ही अधिकतर लोग हैं जो इधर हमारे पास मरीज आ रहे हैं, उसी एज ग्रुप के हैं। कुछ लोग एजेड भी हैं, लेकिन मैक्सिमम ग्रुप जो है इसी ग्रुप का है। उन लोग में कितना डरावना है स्मैक या हेरोइन? है तो बहुत खतरनाक चीज़ तो है। क्या परेशानी हो सकता है? नहीं, एक तो है कि मतलब उसका तो अपना काम धाम करने का तो शक्ति भी छीन हो जाता है, शरीर भी कुछ कर नहीं सकता है। और जो इकोनॉमिकली है, इतना रोज़ 400 से लेकर 600 रुपये तक लगभग लोग बताते हैं कि 200 रुपये का एक खुराक होता है। सुबह शाम लेगा तो 400 रुपया, 3 टाइम अगर लिया तो 600 रुपया। कमाई भी उतनी नहीं होती है, तो घर का सामान बेच करके, कुछ चोरी करके, कुछ करके वो लोग नशा लेते हैं। यदि काउंसलिंग करते हैं, कैसा मरीज आता है और लास्ट 3 महीने का अगर रिकॉर्ड बोले कितना मरीज पहुंचा है? तो एक्चुअली जब हमारे पास पेशेंट आता है दिखाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग उसको काउंसलिंग करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट हम लोग, जैसे कि शराब अगर कोई लेके आप एडिक्टेड है तो उसको हम लोग ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट में एक नंबर होता है कि आपको 8 से लेकर के अगर 16 तक में आ गया अंदर, तो उसको हम लोग काउंसलिंग करके ओपीडी से ही मेडिसिन देके उसको भेज देते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्कोर आता है, अगर 19 से ज़्यादा स्कोर आ गया है, तो फिर हम लोग उसको यहाँ रह के ट्रीटमेंट देके फिर उसको काउंसलिंग करते हैं। हाँ, अभी फिलहाल के दिनों में स्मैक और गांजा, ये 2 चीज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तौर पर ये एक खतरनाक ट्रेंड है और इससे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर इस तरह का नशा मुक्ति केंद्र में कवायद तो हो ही रहा है, लेकिन हर उस परिजन को भी सजग होना पड़ेगा जिनके बच्चे इसके जद में आ रहे हैं, क्योंकि ये न सिर्फ आपके घर के लिए बल्कि समाज के लिए एक खतरनाक आंकड़ा आने वाले दिनों में पेश कर सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो एक तरफ कोरोना का खौफ है तो दूसरी तरफ बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र परिसर का आलम यह है कि यहां खुले में मेडिकल वेस्टेज को जहां तहां फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं, बल्कि कोरोना संक्रमण जब पीक पर था उस वक्त भी इस पीएचसी से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन तमाम निर्देशों के बावजूद अस्पताल प्रबंधन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर लोगों ने नाराजगी जताई है और कार्रवाई की मांग की है। हॉस्पिटल से पीपी किट झाड़ी में फेंका गया है, इससे संक्रमित बीमारी बढ़ने का आशंका है। यह बहुत गलत चीज़ है। इन लोगों का
दिन प्रतिदिन रवैया बिगड़ते जा रहा है। हॉस्पिटल में मैंने ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाही है। वहीं स्थानीय मुखिया ने बताया कि अस्पताल की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सरकार यहां की व्यवस्था पर ध्यान दे और व्यवस्था को दुरुस्त करे। वहाँ की ऐसे ऐसे सामान जो है प्रबंध की वजह से बिखरा पड़ा है, जिससे किसी तरह की महामारी फैल जाएगी। हॉस्पिटल तो अच्छा बना है, लेकिन हॉस्पिटल के जैसा नहीं है। तो दरभंगा में अधवारा समूह की धौंस नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते सिंहवाड़ प्रखंड के टेकटार पंचायत के वाजिदपुर गांव का लाइफलाइन चचरी पुल बह गया। करीब 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि से नाव चलाने की मांग की जा रही है। क्या दिक्कत है? अभी बहुत दिक्कत है, आने जाने का बहुत दिक्कत हो गया है। बहुत यह लचका था, ये दह गया। नाव का कोई साधन नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ आने जाने का। मार्केट जाने आने का बहुत दिक्कत हो रहा है। ये विधायक जी का कहिए, कोई विचार कीजिए। विधायक जी आएगा यहाँ, देखेगा, नाव देगा कि क्या पुल बनाएगा। बहुत मुसीबत हो रहा है यहाँ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बिहार में नक्सलवाद पर नकेल की कोशिशों का नतीजा लगातार बेहतर हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। ताजा रिपोर्ट के हिसाब से राज्य के 6 जिले नक्सल प्रभावित हैं और इस नक्सल प्रभावित थे जो अब मुक्त हो गए हैं। इनमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण शामिल हैं। इससे पहले बिहार के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे जो अब घटकर 10 रह गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गृह विभाग और डीजीपी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। जो 10 जिले नक्सल प्रभाव में हैं वो हैं औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास, पश्चिमी चंपारण। इनमें 3 जिले सबसे अधिक नक्सल प्रभाव में हैं जो हैं गया, जमुई और लखीसराय। औरंगाबाद को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में रखा गया है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर होने के बाद अब बिहार के इन 6 जिलों को सुरक्षा संबंधी खर्च योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। अब सिर्फ राज्य के 10 जिलों को ही SRIE स्कीम के तहत सुरक्षा के लिए केंद्रीय फंड मिल सकेगा। इससे पहले 2018 में भी बिहार के 7 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के जिन 6 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी से बाहर किया है, उनकी औपचारिक जानकारी भी बिहार पुलिस को नहीं मिली है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार के मुताबिक गृह मंत्रालय समय समय पर इसकी समीक्षा करता रहता है।
की घटनाओं के आधार पर श्रेणीकरण आदि करता रहता है और उनके डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम चलाता है। इसके तहत वो समय समय पर समीक्षा करते हैं कि किस राज्य में, किन जिलों में स्थिति सुधरी है और वहाँ पर अब उस तरह के ऑपरेशंस या उस तरह के डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस की आवश्यकता है अथवा नहीं, या किस हद तक कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए, उसकी समीक्षा वो समय समय पर करते हैं। बाढ़ से पीड़ित लोगों को दर्द ही नहीं देता बल्कि भ्रष्ट लोगों को कमाने का मौका देता है। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज अनुमंडल का बाढ़ प्रभावित इलाका अधिकारी और ठेकेदार के लिए वर्षों से कमाई का जरिया बना हुआ है। राहत बचाव कार्यों के नाम पर हर साल करोड़ों की राशि अधिकारी और ठेकेदारों के पैकेट में चली जाती है। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं है। चौसा थाना क्षेत्र के मोरसंडा के बलोरा घाट में कोसी का कटाव जारी है। पिछले दिनों यहां लगभग 10 लाख रुपए से कटाव रोधी काम किए गए थे, लेकिन इसकी गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों ने कहा कि बीते 5 साल में उनका गांव 3 बार कट चुका है। एक बार फिर कोसी नदी उनकी बस्ती के निकट आ गई है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो एक बार फिर उनका गांव विस्थापित होने को मजबूर होगा। प्रत्येक वर्ष आने वाला बाढ़ रौद्र रूप देखकर यहाँ के लोग बार बार विस्थापित हो रहे हैं। सरकार द्वारा कटाव रोधी अभियान के तहत बम्बो पाइलिंग और सैंड बैग में मिट्टी वर्क करके सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। वह इस मामले में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि मामले में जांच कर सही कदम उठाए जाएंगे। का मत आता है तो उनके मत के अनुसार ही काम होता है। अभियंता का ही दायित्व है कि किस तरीके से काम को किया जाए। प्रशासनिक अधिकारी उनको सहमति देते हैं और बताना तकनीकी तौर पर अभियंता का ही काम है। अगर चौसा या किसी भी प्रखंड में आपने बताया तो मुझे जानकारी मिली, ऐसा हो सकता है और भी जगह हो या ना हो, उसको डीएम साहब अभियंतागण मिलकर करेंगे। नरकटियागंज के भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते ओरिया नदी का बांध सिकटा धर्मपुर गांव के पास क्षतिग्रस्त हो गया। सदभावका नदी का सुरक्षा बांध भी सिकटा में त्रिवेणी नगर और रेलवे लाइन के बीच टूट गया है, जिससे उस इलाके के खेतों में पानी भर गया। करीब 6 गांवों में खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो गांव के ही अयूब का कहना है कि पानी की वजह से जीना दुभर हो गया है। फसल की बर्बादी से किसान बर्बाद हो रहे हैं। बाढ़ से और बारिश से हम लोग का काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हर साल। और हम लोग का जो ये बांध टूटने की वजह से हम लोग का सैकड़ों एकड़ का फसल बर्बाद हो चुका है। गन्ना सब बर्बाद हो जाता है। और ग्रामीण रिजवान कहते हैं कि पानी की वजह से खेती बाड़ी चौपट हो गई है। फसल है वो सब बर्बाद हो गया है, गल रहा है और गन्ना उन्ना वो सब डूब रहा है। और बाढ़ से काफ़ी काम बंद हो चुका है, सब गांव में बाढ़ डूब गया है। ये बाढ़ मतलब हर साल आता है या फिर? हाँ, हर साल आता है, हर साल तोड़ता है, कहीं पे हर जगह तोड़ता है। छपरा मंडल कारा में कड़ी सुरक्षा के बावजूद जेल में बंद कुख्यात बदमाश खुलेआम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। छपरा मंडल कारा के वार्ड संख्या 20 के कई कुख्यात बंदियों की मोबाइल चलाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। हालांकि तस्वीरें वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप है। जेल के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार कैदियों तक ये सुविधाएं पहुंचाता कौन है, खुद जेल में तैनात कर्मी या फिर बाहर के लोग। एसपी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। रामगढ़ के दामोदर नदी में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। कुछ लोग रामगढ़ के शास्त्री नगर सीसीएल पानी टंकी के पास मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान जाल में मगरमच्छ फंस गया। कुछ देर के बाद मछली पकड़ने वालों ने मगरमच्छ को नदी में छोड़ दिया, लेकिन अब लोग डर के कारण नदी किनारे नहीं जा रहे। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पहली बार दामोदर नदी में मगरमच्छ मिला है। रांची के उरमांझी में भगवान बिरसा जैविक उद्यान में अनोखे अंदाज में 3 शावकों का नामकरण किया गया। इन शावकों के नाम दक्षिण भारत के 3 नदियों के नाम पर कृष्णा, कावेरी और ताप्ती रखे गए हैं। इन तीनों शावकों को उद्यान की बाघिन अनुष्का ने 17 अप्रैल 2020 को जन्म दिया था। अनुष्का को नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद से 1 मार्च 2016 को भगवान बिरसा जैविक उद्यान में लाया गया था। अनुष्का ने 2.5 साल पहले 3 शावकों लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी को जन्म दिया था। वर्तमान में उद्यान में 9 बाघ, 4 शेर, 8 तेंदुए हैं।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा